एक भूत पकड़ के खुद को 30 मार खान समझने वाला शास्त्री अपने ही जाल में ऐसे फंस जाएगा ये उसने कभी सोचा नहीं था। उसके खुद के अंदर कोई आत्मा आ जाएगी ये भी कभी उसने सोचा नहीं था। जस्ट लाइक गौरव तिवारी। शास्त्री जी ने क्या किया, उनके साथ क्या हुआ, जानने के लिए देखिए पूरा एपिसोड। लास्ट में आप चौंक जाओगे। तो स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ गाइस, मेरा नाम है अयान और मैं लाता हूँ आप सबके लिए रियल हॉरर स्टोरीज। और अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो फटाक से पहले एपिसोड 1 देख लीजिए जाके। जस्ट लाइक गौरव तिवारी के एपिसोड 2 को यहां से स्टार्ट करते हैं। मंडला के आसपास शास्त्री जी का अच्छा खासा नाम चलने लगा। भूत बाधा की समस्या लेकर आए दिन लोग उनके पास आया करते थे। शास्त्री जी को तो आजकल कथा के लिए समय ही नहीं मिल रहा था। इस काम में उनको मजा आने लगा था और इसमें पैसा भी वो पहले से 10 गुना ज्यादा कमाने लगे थे। शास्त्री जी अपने गुरु से और नई नई कला और मंत्र भी सीख रहे थे, जिससे उनके इस काम में और ज्यादा हेल्प मिल रही थी और उनका एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़ता चला जा रहा था। एक दिन किसी गांव में शास्त्री एक लड़के की बाधा निकालने के लिए आता है। वही रात के 12 बजे मंत्र कहकर वो उसके अंदर की आत्मा को एक कांच के बोतल में बंद करेगा और उस बोतल को अपने घर में रखे एक लोहे के संदूक में रख देगा। 12 बजने वाला होता है और शास्त्री उससे पहले लड़के के कान में भगवान का नाम कहना चालू करता है। तभी उस कमरे में लाइट बल्ब फ्लक्चुएट होने लगता है और पीछे दीवार पर एक परछाई नजर आती है। बहुत ही अजीब परछाई थी वो, जैसे कोई सींग वाला जानवर। लेकिन ये परछाई थी किसकी? यहां तो कोई था ही नहीं जिसकी परछाई दीवार पर बने। शास्त्री को पता था ये सब छलावा है। परछाई धीरे धीरे बदलने लगा। उस परछाई ने शास्त्री को पहले तो उसका पास्ट दिखाया, जिसमें वो अपने घर परिवार के साथ बैठा है, हंसी खेल कर रहा है। और अगले परछाई में उसके परिवार की लाशें बिछी हुई दिखती है। लेकिन शास्त्री रुकता नहीं और वो उस लड़के की बाधा हटा के ही दम लेता है। सारी क्रिया हो जाने के बाद करीब रात के 1 बजे शास्त्री पड़ोस के घर में सोया हुआ होता है। उसको ना जाने क्यों नींद नहीं आती। बार बार बस वही ख्याल आता है जो उस परछाई ने दिखाया। वो दृश्य उसकी आंखों में तैरता रहता है। करीब रात के 3 बजे शास्त्री को बाहर सड़क पर किसी के चलने की आवाज आती है। शास्त्री उठ के खिड़की से देखता है, वहां कोई भी नहीं था। फिर शास्त्री वापस अपने खाट में लेट जाता है। 10 मिनट के बाद फिर वही चलने की आवाज। शास्त्री उठ के वापस खिड़की के पास आता है, फिर भी वहां कोई नहीं रहता। वापस शास्त्री के मुड़ते ही उसको ऐसा लगता है कि कोई परछाई खिड़की के बाहर खड़ी है। जैसे ही शास्त्री पलट के देखता है, एक अजीब चेहरे वाला आदमी वहां खिड़की के बाहर खड़ा हुआ रहता है। ये देखकर शास्त्री घबरा के पीछे जमीन में गिर जाता है। शास्त्री ने आज तक इतना कुछ देखा, पर ऐसा कुछ उसने पहली बार देखा। वो चेहरा इतना खौफनाक था कि शास्त्री शायद ही कभी उसको भूल पाएगा। तभी गिरने पड़ने की आवाज से और शास्त्री के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज से सारे आसपास के लोग
वहां इकट्ठा हो जाते हैं। शास्त्री, जिनसे लोगों को इतनी उम्मीद है, उनको खुद इस हालत में देखकर, ऐसे घबराए हुए देखकर लोगों को बहुत अजीब लगता है। गांव के मुखिया शास्त्री जी से पूछते हैं, क्या हुआ महाराज जी? शास्त्री जी ने पूरी कहानी एकदम विस्तार में बताई। गांव के लोगों ने और मुखिया जी ने खुद माना कि ऐसा कई बार हुआ है। उस आदमी का चेहरा इतना खौफनाक है कि जैसे जान ही निकल जाए। इस वजह से रात के समय कोई आवाज हो या ना हो, गांव का कोई भी आदमी घर के बाहर ही नहीं निकलता था। लोगों ने और मुखिया ने शास्त्री जी से विनती की और कहा, आप ही इसका समाधान निकालें। गांव की इस समस्या का हल आप ही निकाल सकते हैं। तभी एक पंच पीछे से कहता है, ये सब अंधविश्वास है और ये शास्त्री जी ढोंगी है। ये तो खुद घबराए हुए हैं और ये किसका भूत उतारेंगे। उस पंच के साथ गांव के दूसरे लोगों ने भी उसकी बात में हामी भरी। शास्त्री गुस्से से लाल हो गया और कहा, मैं कल वापस जाने वाला था, पर अब मैं इसका हल निकाल के ही जाऊंगा। पंच फिर से बोल पड़ा, कोई जरूरत नहीं है आपको यहां एक और दिन रुकने की। आप हमारे भोले भाले गांव वालों को बहला फुसला कर ये छोटा मोटा जादू दिखाकर उसके डर का फायदा उठा रहे हो। और ये जो खिड़की से देखने का और घबरा के बेहोश हो जाने का नाटक अभी आपने किया, ये भी हम गांव वालों से पैसा लूटने के लिए ही किया होगा। शास्त्री का ईमान जाग जाता है। उसे बहुत हर्ट होता है ये सब सुन के। वो कहता है कि मैं इस समस्या का हल निकाल के रहूंगा, तभी मैं घर जाऊंगा। और इस समस्या का हल निकालने के लिए मैं गांव वालों से या किसी से भी एक नया पैसा भी नहीं लूंगा। पंच मुखिया जी से और दूसरे गांव वालों से कहता है कि शास्त्री की बातें हमें नहीं सुननी चाहिए और अगली सुबह उनको गांव से निकल जाने का आदेश देना चाहिए। पर मुखिया जी कहते हैं कि जब शास्त्री बिना पैसों के ये क्रिया करने वाला है, तो उसे एक मौका तो देना ही चाहिए। क्या पता हमारी समस्या दूर हो जाए, क्योंकि सरपंच साहब को इन सब चीजों में बिलीव था। और आखिर में डिसाइड हुआ कि अगली रात शास्त्री फिर से अपनी क्रिया करेगा और इस समस्या का हल निकालेगा। सब अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं। अगली रात उसी सड़क पर सारी व्यवस्था की जाती है। घबराए हुए गांव वाले दूर से सारा कार्यक्रम देखते हैं। चारों तरफ डर का माहौल होता है। शास्त्री 12 बजे अपने मंत्र बोलता है, पर उसका कोई भी असर नहीं होता। शास्त्री 1 बार, 2 बार, 3 बार, बार बार वही मंत्र कहता है, लेकिन न जाने क्यों यहां कोई भी असर नहीं होता। तभी वो पंच आकर कहता है, कहा था ना ये शास्त्री जी पाखंडी है। कहा था ना ये शास्त्री जी पाखंडी है। इसका ढोंग अब खत्म हुआ। शास्त्री बिना कुछ बोले मन में ये सोचता है कि अब तो वो करना ही होगा जिसको मैं कभी नहीं करना चाहता था। और तभी शास्त्री जोर जोर से कुछ दूसरा मंत्र कहने लगता है। वो आत्मा शास्त्री के शरीर में समा जाती है। सारे लोग देखकर चौंक जाते हैं। पंच भी ये सब देखकर घबरा जाते हैं। शास्त्री की आवाज एकदम बदल चुकी होती है। उसकी आंखें पलट चुकी होती है और चेहरा बिल्कुल लाल। बहुत हिम्मत दिखा के मुखिया जी उससे कहते हैं, क्या दिक्कत है तुमको? इस गांव के लोगों को क्यों परेशान करते हो? कौन हो तुम?
वो उंगली दिखाता है और चलने लगता है। सारा गांव उसके पीछे पीछे घबराते हुए कांपते हुए चलने लगता है। गांव की सीमा के पास एक झाड़ के नीचे शास्त्री जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, यहाँ खोदो। उसकी ऐसी डरावनी आवाज सुनकर कुछ लोग तो वहां से भाग ही जाते हैं और वो पंच भी। तुरंत वहां खुदाई चालू की जाती है मुखिया जी के आदेश से। झाड़ को साफ करके जब जमीन को खोदा जाता है, अंदर से बहुत बदबू आने लगती है। फिर भी मुंह पर कपड़ा बांधकर जैसे तैसे खुदाई जारी रखी जाती है। अंदर से एक बोरे में सड़ी हुई लाश मिलती है। ये देख गांव वाले चौंक जाते हैं। ये तो गांव के ही एक किसान की लाश थी जो कर्ज में आकर गांव से भाग चुका था। इसकी लाश यहां कैसे आई? ये तो कुछ महीनों पहले गांव छोड़कर भाग चुका था और गांव वालों ने इसको भगोड़ा घोषित कर दिया था। पंच और उसके साथियों का पैसा खाकर भागा था वो। तभी शास्त्री के अंदर से वो आत्मा बोलती है, ये मेरी लाश है। पंच ने मुझे फंसाया और मुझे मारकर मेरी जमीन हड़प ली। तुम सबने इसका साथ दिया, पर फिर भी मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये बातें सुनकर मुखिया जी और उनके साथ के लोगों की रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शास्त्री को तो इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं था। तो ये शास्त्री ये सारी चीजें कैसे बोल रहा है? इस बात को हुए तो कुछ समय हो चुका है और ये तो इंटरनल मैटर है गांव का। ये शास्त्री कैसे बोल रहा है ये सारी चीजें? मुखिया जी ने तुरंत कांपते हुए कहा कि हम सब से अनजाने में गलती हो गई। हम सब तुमसे वादा करते हैं, हम तुमको न्याय जरूर दिलवाएंगे। ये कहते ही शास्त्री जमीन पर गिर पड़ा। सभी लोग शास्त्री जी को उठाने लगे और शास्त्री जी की इज्जत और ज्यादा बढ़ गई। पूरा गांव उनको प्रेज करने लगा। कुछ लोग तो शास्त्री जी को भगवान ही मानने लगे। ये कला एकदम अद्भुत थी और गांव वाले पूरी तरह से शास्त्री पे विश्वास करने लगे। शास्त्री को कुछ भी याद नहीं था, कैसे क्या हुआ। सब गांव वालों ने उसको सारा हादसा बताया। उसके बाद शास्त्री ने उन सब से रिक्वेस्ट की कि पूरे विधि से उस किसान का अंतिम संस्कार भी किया जाए और ऐसा ही हुआ। पंच को गांव से निकाला गया और उसकी सारी जमीन जायदाद बाकी के किसानों में बांट दी गई। ये पंच को आप लोग याद रखिएगा, इनका आगे के एपिसोड में बहुत बड़ा रोल होने वाला है। शास्त्री छाती चौड़ी करके अपने घर चले जाते हैं। घर में एक खत आया हुआ होता है। शास्त्री जी की वाइफ उन्हें कहती है, इतने दिन गुजर गए इस खत को आए। शास्त्री जी खत को खोलते हैं और उनकी आंखें बड़ी की बड़ी रह जाती है। क्या है उस खत में ऐसा? क्या यहीं से शास्त्री की किस्मत बदलने वाली है? जस्ट लाइक गौरव तिवारी के एपिसोड 2 को यहां खत्म किया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।